Do you know what's wrong with me? Absolutely nothing. You're healthy as a horse. Where do you work? American Radium. We're dial painters. We believe that exposure to radium can cause devastating tissue damage. Radium is good for you. Everyone knows that. What does this mean for us? We take American Radium down. वीडियो को एक फन फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। कहा जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर साइन इन रेडियम गल के साथ हुए इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए किए थे। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में यूके, यूएस और यूएसएसआर के बीच साइन की गई थी ताकि न्यूक्लियर वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग पर बैन लगाया जा सके। पर ये इस रेडियम गल इंसिडेंट से कैसे लिंक करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1927 28 साल की ग्रेस फ्रेयर अपने 4 दोस्तों के साथ इतिहास का वो केस फाइल करती है जिसने पूरे दुनिया के वर्करों को इंस्पायर किया टू फाइट फॉर देयर जस्टिस। यूएस एटॉमिक बॉम्ब कमीशन के अकॉर्डिंग अगर इन लड़कियों ने ये केस फाइल ना किया होता तो शायद आज भी हजारों वर्करों की जान की कीमत एक खिलौने के बराबर होती। बस ऐसा समझ लो कि आज के जो लेबर्स लॉ हैं, वर्क प्लेस पर जितने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उन सब की रूट कहीं ना कहीं इस एक इंसिडेंट से शुरू होती है जिसे पॉपुलरली रेडियम गल इंसिडेंट कहा जाता है। शायद अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर कौन थी ये रेडियम गल, ऐसा क्या हुआ था इनके साथ और इन्हें रेडियम गल क्यों कहा जाता है। पर हाँ, ये रेडियम गल नाम सुनकर ये मत सोचना कि इन्होंने रेडियम की डिस्कवरी की होगी। मैं पहले ही बता दूं कि रेडियम की डिस्कवरी 1898 में मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पियर क्यूरी ने करी थी और ये रेडियम गल इंसिडेंट अराउंड 1910 के बाद से शुरू होता है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो 1898 में रेडियम की डिस्कवरी के बाद पीपल सॉ इट एज अ मैजिकल एलिमेंट। इसकी सेल्फ ग्लोइंग टेंडेंसी हर किसी का अटेंशन ग्रैब कर रही थी, इवन इंडस्ट्रियलिस्ट का भी, एंड दैट्स व्हाई दे सॉ इट एज अ प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बट विदाउट नोइंग इट्स कंसिक्वेंसेज ऑन ह्यूमन हेल्थ। जी हाँ, उस समय की दुनिया इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थी कि जिस रेडियम को वो लाइफस्टाइल एनहेंसर समझ रहे थे वो रेडियम एक साइलेंट किलर था। इवन लोग तो ये तक समझ बैठे थे कि इस रेडियम से कैंसर जैसी बीमारी को भी ट्रीट किया जा सकता है। तो उस समय मैक्सिमम इंडस्ट्रीज अपने हर प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसमें रेडियम ऐड करने लगी। फिर चाहे वो टॉयज हो, वाटर बॉटल्स हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में भी रेडियम का दबाकर इस्तेमाल किया गया। इवन कॉन्डम्स भी रेडियम एडेड आने लगे थे। लेकिन इन सब में वॉच इंडस्ट्री ऐसी थी जो तेजी से ग्रो कर रही थी, जिसके मेनली 2 रीजन बताए जाते हैं। पहला, अब ओल्ड पॉकेट वॉचेस की जगह नई रिस्ट वॉचेस को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, और दूसरा, इन रिस्ट वॉचेस में भी रेडियम पेंट ऐड किया गया था जिससे इन वॉचेस को लग्जरी आइटम्स में इंक्लूड किया जा सके। ईयर 1914 दुनिया में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और इस वॉर के साथ ही इन रेडियम वॉचेस की डिमांड अब मिलिट्री में भी बढ़ने लगी थी। इसी के चलते मिलिट्री यूनाइटेड स्टेट रेडियम कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी के साथ एक डील साइन करती है और इस डील के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट रेडियम कॉर्पोरेशन मिलिट्री को रेडियम डायल पेंटेड वॉचेस सप्लाई करेगी। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मिलिट्री को इन रेडियम वॉचेस की क्या जरूरत पड़ी। तो उस समय ये वाली ओल्ड फैशन वॉचेस चलती थी जिन्हें पॉकेट में रखना होता था और बैटलफील्ड में इनके खोने के बहुत ज्यादा चांसेस होते थे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब सोल्जर्स को रात के समय टाइम देखना होता था तो उन्हें टॉर्च की मदद लेनी पड़ती थी, जिसकी फ्लैशलाइट से सामने बैठे एनिमी को अक्सर उन सोल्जर्स की लोकेशन पता लग जाती थी। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर के टाइम इन वॉचेस की डिमांड मिलिट्री में भी बढ़ने लगी। मिलिट्री की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए यूनाइटेड स्टेट रेडियम कॉर्पोरेशन कई नए वर्करों को रिक्रूट करता है और इन वर्करों में मैक्सिमम डायल पेंटर्स लड़कियां होती है, क्योंकि कंपनी का मानना था कि लड़कियों के हाथ छोटे होते हैं जिस वजह से वॉच डायल्स को इजीली और फास्टली पेंट किया जा सकता है। यू वॉन्ट बिलीव कि ये जॉब उस समय की सबसे एलीट जॉब में से एक हुआ करती थी। इवन इसका पे स्केल इतना हाई हुआ करता था कि उस समय इस कंपनी में काम करने वाली लड़की अपने फादर या हस्बैंड से भी ज्यादा पैसे कमाती थी। लेकिन जल्द ही उनकी ये डिग्निटी उनकी दर्दनाक मौत का कारण बनने वाली थी। दरअसल होता यूं है कि मिलिट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इन वर्करों को और ज्यादा डायल पेंट करनी पड़ती है। एक डेटा के अकॉर्डिंग एक लड़की पर डे 250 डायल्स पेंट किया करती थी। इन डायल को पेंट करने के लिए इन लड़कियों को लिप डिप पेंट नाम की एक टेक्निक सिखाई गई थी। ये एक प्रोसेस था जिसमें इन्हें ब्रश के टिप को अपने लिप से शार्प और नैरो शेप देना होता था, जिसके बाद रेडियम की बोतल में इस ब्रश को डिप करके डाइल्स पर पेंट करना होता था। बस इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अनजाने में ये लोग रेडियम को कंज्यूम करते जा रहे थे। अनजाने में इसलिए क्योंकि वर्करों को कंपनी के साइंटिस्टों ने ये बताया था कि रेडियम सेफ टू यूज है और इससे ह्यूमन बॉडी को कोई खतरा नहीं है, और तो और रेडियम लाइफ गिविंग सब्सटेंस है। अब क्योंकि ये एलीट जॉब थी, इसमें पैसे भी ज्यादा थे, इसलिए जो भी लड़की कंपनी ज्वाइन करती वो इजीली कन्विंस हो जाती। वॉर का टाइम था, मिलिट्री में इन वॉचेस की डिमांड ज्यादा थी और इन डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया था। शाम तक काम खत्म करते करते इन वर्करों के कपड़े रेडियम डस्ट लगने के कारण ग्लो करने लगते, जिसके बाद जब वो घर लौटते तब पूरे रास्ते इनके कपड़े अंधेरे में ग्लो करते। तो इसीलिए इन वर्करों को यानी इन लड़कियों को गोश्त गर्ल कहा जाने लगा। धीरे धीरे लड़कियां रेडियम को मेकअप प्रोडक्ट्स की तरह यूज करने लगी और फैक्ट्री की लड़कियां तो अपने फ्री टाइम में कभी अपने बालों पर रेडियम स्प्रे कर देती, कभी अपने नेल्स तो कभी अपने लिप्स पर रेडियम पेंट कर देती। और तो और जब किसी को कोई फंक्शन या पार्टी में जाना होता
होता तब ये वर्कर अपने नई ड्रेस पहन कर आती ताकि शाम होते होते ये ड्रेस ग्लो करने लगे और पार्टी में ये एक अट्रैक्टिव फिगर बन पाए। And one time we had one girl that even painted her teeth. And then you don't see nothing, nobody. All you see is the radium. 1922 वॉचडाइल पेंटिंग कंपनी के वर्कर एमिलिया उस वक्त मात्र 24 साल की थी जब उसके दांतों में अचानक एक अजीब दर्द शुरू होता है। रोज की तरह उस दिन भी एमिलिया अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौटती है और इसे नॉर्मल दर्द समझकर टैबलेट लेकर सो जाती है, पर अगले दिन दर्द कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। एमिलिया देखती है कि उसके मुंह में छाले पड़ चुके हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर भी इसे नॉर्मल कंडीशन समझकर उसे टैबलेट देकर घर भेज देते हैं, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद भी एमिलिया की हालत में कोई सुधार नहीं आता। ठीक होने के बजाय वो और बीमार पड़ती जा रही थी, इसीलिए वो एक बार फिर डॉक्टर के पास जाती है और इस बार डॉक्टर उसे प्रॉपर एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करते वक्त डॉक्टर जो देखते हैं उससे उनकी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। एमिलिया का पूरा मुंह पस और अल्सर से भर चुका था। उसके पुराने घाव भरने के बजाय और बड़े होते जा रहे थे। दांत इतने कमजोर कि छूने पर से ही नीचे गिर रहे थे। डॉक्टर जब उसके कमजोर दांतों को निकाल रहे थे उसी वक्त एकदम से एमिलिया की जॉ नीचे गिर जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है। डॉक्टर जब इस जॉ को एग्जामिन करते हैं उस वक्त उन्हें पता चलता है कि एमिलिया की बोन में भारी अमाउंट में रेडियम मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज ना होने के कारण विदिन 2 मंथ एमिलिया की 24 साल की एज में ही डेथ हो जाती है। हालांकि रेडियम पॉइजन उस वक्त अननोन था, इसीलिए एमिलिया की मौत का एक्चुअल रीजन पता नहीं लग पाया, पर एमिलिया की फैमिली को डॉक्टरों ने ये जरूर बताया कि एमिलिया की बोन्स और ब्लड में रेडियम की हाई क्वांटिटी देखी गई, तो मोस्ट प्रोबेबली रेडियम से ही उसकी डेथ हुई होगी। अब क्योंकि यूएस रेडियम कॉर्पोरेशन से कोई डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहता था, इसीलिए डॉक्टर्स भी पब्लिक स्टेटमेंट देने से मना कर देते हैं। 1924 एमिलिया की मौत के 2 साल ही हुए थे और फिर 5 औरतों की डेथ हो जाती है। डॉक्टरों को इन औरतों में भी वही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो एमिलिया में देखने को मिले थे। यही नहीं, इन औरतों में और एमिलिया में एक और बात कॉमन थी, और वो ये थी कि ये सभी रेडियम डायल कंपनी की ही वर्कर थी। इन इंसिडेंट से ये तो कंफर्म हो चुका था कि इन औरतों की इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं रेडियम ही है। हालांकि यूएस रेडियम कॉर्पोरेशन को ये पता लग चुका था दैट रेडियम इज पॉइजनस, बावजूद उसके उन्होंने इस बात को अपने वर्करों से छुपाया, ना उन्हें सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड किए, उल्टा वो पैसों के दम पर नए वर्करों को रिक्रूट करते ही जा रहे थे। इतनी सारी औरतों की मौत के बाद फाइनली ये मैटर तब हाईलाइट होता है जब यूएस रेडियम की ही एक वर्कर ग्रेस फ्रेयर भी इसी रेडियम पॉइजन का शिकार बनती है। इस रेडियम पॉइजन के कारण ग्रेस की हड्डियां इतनी कमजोर और खोखली हो चुकी थी कि एक दिन उसकी बैकबोन ही कोलैप्स कर जाती है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि बिना मेटल ब्रेस के तो वो सीधी खड़ी भी नहीं रह सकती थी। ग्रेस और उसकी 4 दोस्त कैथरीन, अल्बीना, क्विंटा और एडना, जो उसी रेडियम पॉइजन का शिकार बनी थी, ये पांचों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो यूएस रेडियम कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। पर अब तक 2 साल बीत चुके थे और कोई वकील इन रेडियम गर्ल का केस लेने को रेडी नहीं था। My name is Bessie Cavallo. I'm with the Consumers League of New Jersey. I worked at American Radium Corporation and I was seeking a lawyer. We're not getting involved in that. ये केस एक बार फिर तब लाइमलाइट में आता है जब चीफ मेडिकल एग्जामिनर हैरिसन इस मैटर को फिर से एग्जामिन करने का डिसाइड करते हैं। वो इस बार प्रॉपर रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और मीडिया के सामने आकर बताते हैं कि इन लड़कियों की मौत का कारण केवल और केवल रेडियम ही है। इनकी ये रिपोर्ट्स और ये स्टेटमेंट कोर्ट में इन लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए काफी थे। फॉर्चुनेटली 1927 में रेमंड बेरी नाम के लॉयर इन रेडियम गर्ल का केस लेने को रेडी होते हैं, पर अब तक 3 साल बीत चुके थे और इन लड़कियों को कोई इंसाफ नहीं मिला था। इन सबकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कोर्ट में ओथ लेने के लिए ये अपना हाथ तक नहीं उठा पाती थी। कभी कभी तो कोर्ट को ही इनके घर पर शिफ्ट करना पड़ता। इस केस को ये रेडियम गर्ल 8 बार जीतती है, तब जाकर फाइनली कोर्ट यूएस रेडियम कॉर्पोरेशन को गिल्टी मानते हुए उसके अगेंस्ट में फैसला सुनाता है। कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग जो भी लड़कियां रेडियम पॉइजन का शिकार हुई हैं और अभी जिंदा हैं, उन सभी को यूएस रेडियम कंपनसेशन के रूप में $10,000 प्लस उनके मेडिकल और लीगल एक्सपेंसेस देगी। इतिहास में अगर ये केस फाइल ना हुआ होता तो आज हमें वर्करों के लिए जितने भी राइट्स देखने को मिलते हैं वो शायद एग्जिस्ट ही ना करते, क्योंकि यही इंसिडेंट था जिससे पता लग पाया कि वर्क प्लेस पर कैसे कैसे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। दोस्तों, हिस्ट्री में कई ऐसी अनटोल्ड स्टोरियां हैं जिनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता, पर उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देखने को मिल ही जाता है। जैसे इस बनाना मैसेकर को ही ले लो। अगर आपने अभी तक इस इंसिडेंट के बारे में नहीं सुना देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो।